उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक ऐसी खतरनाक घटना सामने आई। वो घटना जिसने भी सुनी उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और लोग सोचने लगे कि वाकई में आज के इस ज़माने में कुछ भी हो सकता है। एक बेटी अपने बाप की हत्या की सुपारी देती है और उसके बाप की हत्या कर दी जाती है, और ये हत्या की सुपारी क्यों दी जाती है, इसकी कहानी जानेंगे आप तो वाकई में आप भी हैरान हो जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। दरअसल जिस घटना की हम बात कर रहे हैं वो घटना आज से 2 साल पहले की है, और उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले का एक आदमी जिसका नाम राकेश रोहेला था, वो दिल्ली में नौकरी करता था और शामली से ही रोज़ाना वो दिल्ली से अप एंड डाउन करता था। वो ट्रेन के सहारे जाता था, सुबह ट्रेन निकलती तो उसी के सहारे वो निकल जाता और शाम को उसी ट्रेन से वो वापस आ जाता था। इससे वो रोज़ाना अपने घर से दिल्ली का सफ़र आराम से तय करता था। उसकी एक बेटी भी है, एक बेटा भी है, पत्नी है, घर है, सब लोग हैं। उसका बेटा जो है कॉलेज का छात्र है, बेटी भी कॉलेज में पढ़ती है, और ये सब कुछ बहुत ही आसानी से ज़िंदगी उन लोगों की चलती है। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा होता है कि एक आदमी रास्ते से गुजर रहा होता है। रात के अंधेरे में जब मोबाइल के टॉर्च से वो रोशनी जलाकर देखता है तो उसे दिखता है कि एक आदमी घायल अवस्था में नीचे पड़ा हुआ है, उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। तो वो वहाँ से 100 नंबर पर फ़ोन करता है और पुलिस को इसकी जानकारी देता है। पुलिस की टीम आती है वहाँ पर, पुलिस देखती है और उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। पुलिस अब छानबीन करने में जुट जाती है। दरअसल ये शामली के दयानंद नगर की घटना है और पुलिस बहुत ही शिद्दत से इस हत्याकांड की जानकारी इकट्ठा करने में लग जाती है। जब पता किया जाता है तो मालूम चलता है कि जो आदमी है उसका नाम राकेश रोहेला है और इसका पास में ही 200 से 300 मीटर के दूरी पर उसका मकान है। उसके घर वालों को बुलाया जाता है, उसके घर से उसकी पत्नी, बेटा, बेटी सब लोग आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये हादसा हो गया। पत्नी अलग रोती है कि मेरे पति की हत्या किसने कर दी, बेटी अलग रोती है कि मेरे पिता की हत्या किसने कर दी, बेटा भी रोता है कि मेरे पापा को किसने मार दिया। अब ये हत्याकांड एक बहुत बड़ी पहेली बन चुका था। पुलिस की टीम लगातार जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हुआ क्या है। तो वहाँ के जो कोतवाल होते हैं गौतम साहब, और वो आसपास के इलाके की सभी जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं उसको निकलवाने के लिए बोलते हैं। पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज का इंतज़ाम करती है और उसे बार बार स्कैन भी किया जाता है, लेकिन पुलिस दरअसल ये पता नहीं लगा पाती है कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे कौन है। और तभी अचानक उस जो थाना अध्यक्ष थे उनका तबादला हो जाता है, उनकी जगह पर दूसरे थाना प्रभारी आते हैं और उनको भी इसी हत्याकांड के मामले में जांच पड़ताल करने के लिए कहा जाता है। तो वो एक नए सिरे से जांच पड़ताल करने की शुरुआत करते हैं और सीसीटीवी फुटेज को फिर से खंगालने की शुरुआत करते हैं और एक टीम को भेज देते हैं दिल्ली कि जाओ दिल्ली में और पता करो कि जिस रास्ते से जाया करता था, जहाँ पे जाया करता था, क्या इसका वहाँ पर किसी से विवाद तो नहीं था। टीम जाती है और पता करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़मीन और आसमान तक खाक छानने के बाद भी पुलिस ये पता नहीं लगा पाती है कि आखिर ये हत्या किसने की है और इस हत्या करने के पीछे का अपराधी का या हत्यारे का मकसद क्या था। फिर भी हत्या हुई थी तो कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। पुलिस ये सोचकर फिर से सीसीटीवी का फुटेज जो है स्कैन करने की कोशिश करती है। तभी पुलिस को एक ज़बरदस्त क्लू मिलता है। दरअसल वहाँ पे एक दुकान था जहाँ पर उसकी हत्या हुई थी और उस किराना की दुकान पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो वहाँ पर दिखता है कि जब ये आदमी जिसकी मौत हुई है, जिसकी हत्या हुई है, ये वहाँ से जब गुजर रहा होता तो उस दुकान पर आता है और दुकान से कुछ खरीदारी करता है और उसके पीछे बाइक पर 2 लड़के भी वहाँ पर देखे जाते हैं। पुलिस फौरन पहुंचती है उस दुकान के मालिक के पास, दुकान के मालिक को तस्वीर दिखाती है कि क्या आप इसे जानते हैं, तो बताता है कि ये तो राकेश रोहेला, इसकी कुछ दिन पहले हत्या हो गई है। ये हमारे दुकान पे आए थे और इन्होंने दूध वगैरह कुछ खरीदा था और तब यहाँ से गए थे। उसके बाद पुलिस दूसरा फ़ोटो दिखाती है जो बाइक पर 2 लड़के बैठे हुए थे। तो वो आदमी कहता है कि हाँ, इसको तो भी मैं जानता हूँ, ये विशाल है, विशाल इसी का बेटा है जिसकी हत्या हुई है। पुलिस का दिमाग सन्नाटा है और पुलिस फौरन पहुँचती है उस लड़के के घर पे और विशाल को उठा लेती है, यानी कि जो आदमी मरा है उसी के बेटे को उठा लेती है। अब पूछताछ की जाती है उससे, तो विशाल कहता है कि हाँ, मैं तो उस दिन वहाँ गया था, लेकिन मैंने अपने पापा को देखा था वहाँ पे। ये बताकर वो पुलिस को वहाँ से वापस आता है, लेकिन तभी विशाल फिर वापस थाने में जाता है। वो कहता है कि जो दूसरा लड़का था उसको भी मैं जानता हूँ, उसका नाम है समीर। पुलिस पूछती है समीर कौन है। उसके बाद वो कहता है कि समीर मेरे ही कॉलेज का लड़का है और वो मेरी बहन से उसका अफेयर चल रहा है। जिसके बाद पुलिस समीर को पकड़ के लाती है और समीर से पूछताछ करने की कोशिश करती है। इस पूछताछ में समीर बुरी तरह से टूट जाता है। समीर कहता है कि साहब,
कत्ल तो मैंने नहीं किया है, लेकिन उस लड़की से, यानी कि उस व्यक्ति की लड़की से मेरा अफेयर चल रहा था और इसी बात को लेकर उसकी हत्या की गई है। हत्या मैंने नहीं की है, लेकिन हत्या मैंने करवाई ज़रूर है। इसके बाद पुलिस इस मामले में जो हत्यारा होता है, जिसको इन लोगों ने सुपारी दी थी, उसे पकड़ा जाता है। तो मालूम चलता है इस हत्याकांड का पूरा जो राज खुलकर सामने आता है, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल ये हत्या हुई थी नाजायज़ संबंधों के खिलाफ आवाज़ उठाने की। कुछ दिन पहले जब इस लड़के की मुलाकात उस मरने वाले व्यक्ति की बेटी से हुई थी कॉलेज में, तो दोनों के बीच में पहले प्यार होता है, फिर वो अवैध रिश्तों की शुरुआत हो जाती है और धीरे धीरे ये बातें आग की तरह फैलने लगती है। फिर एक दिन वो व्यक्ति देखता है कि उसकी बेटी एक ओयो होटल से बाहर निकल रही है और साथ में उसके साथ वही लड़का होता है समीर। वो बहुत ज़्यादा बौखला जाता है और उसे पहुंचकर 3-4 थप्पड़ मार देता है। इस थप्पड़ मारने से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसे बेइज्जती जैसा लगता है। तो क्या करता है, वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे पापा हमसे मिलने नहीं देंगे, हम लोगों के मोहब्बत के ख़िलाफ़ हैं वो, और तुम एक काम करो, कुछ इसका इंतज़ाम करना चाहिए। ये सब बातें होती हैं और बातें आई और गई हो जाती हैं। पिताजी उसके बहुत ज़्यादा क्रोधित रहते हैं, हमेशा उससे उल्टी सीधी बातें किया करते हैं, यानी कि उसे डांटने और समझाने की कोशिश किया करते हैं। लेकिन एक दिन वो दिन आता है जब उसके पिता निकलते हैं वापस अपने काम पर जाने के लिए दिल्ली। तो उनकी ट्रेन छूट जाती है और ट्रेन छूट जाने के बाद दिल्ली जाना उनका नामुमकिन सा हो जाता है। तो वापस आते हैं, सोचते हैं चलो आज छुट्टी कर लेता हूँ, आज घर पे रहता हूँ। जो घर पे पहुँचते हैं तो देखते हैं वही लड़का उनके घर से बाहर निकल रहा होता है। उस लड़के को देखकर उनका दिमाग गर्म हो जाता है। घर के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं बेटी तो है नहीं, बेटा तो है नहीं, सिर्फ उनकी पत्नी है जिसका नाम कृष्णा बताया जा रहा है। पत्नी से पूछते हैं, मामला उन्हें समझते देर नहीं लगती है। पत्नी से वो पूछते हैं कि इससे तुम्हारा नाजायज़ संबंध चल रहा है क्या? मैं सब जानता हूँ। उसके बाद उनकी पत्नी बौखला जाती है और फिर मारपीट होती है। अब वो आदमी मरता क्या ना करता, बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा। लेकिन एक दिन उसकी बेटी को ये मालूम चल जाता है कि वही समीर जो मेरे साथ अवैध रिश्ता है जिसका, और उसी समीर का मेरी माँ के साथ भी अवैध रिश्ता है, यानी कि समीर का ही दोनों माँ और बेटी के साथ, दोनों के साथ नाजायज़ संबंध था। और बेटी जहाँ शादी करने की बात कर रही थी तो ही माँ कहती थी कि ऐसे ही इसी रिश्ते में बंधे रहो, हम पूरी ज़िंदगी भर इस तरह से हम मज़े करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब सब एक दूसरे के साथ शामिल हो जाते हैं तो एक खौफनाक प्लान बनाया जाता है और इस खौफनाक प्लान में उस व्यक्ति को मारने की बात कही जाती है। बेटी कहती है कि 5 लाख रुपए लगेंगे मम्मी, और 5 लाख रुपए का इंतज़ाम करेंगे, पापा को रास्ते से हटा देंगे। उसकी पत्नी भी कहती है ठीक है। उसके बाद एक शूटर का इंतज़ाम किया जाता है। 4 लाख में बात तय होती है और उन्हीं के घर में कोई रिवॉल्वर पड़ी होती है। उसी रिवॉल्वर से हत्यारे उस व्यक्ति की हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद वापस रिवॉल्वर उनको दे देते हैं। बाद में जब पुलिस की जांच पड़ताल खत्म हो जाती है तो ये बातें निकल कर सामने आती है। हाँ, इन सब के बीच में एक लड़का ऐसा भी था जिसका इस घटना से कुछ भी लेना देना नहीं था। वो लड़का था उनका बेटा विशाल। वो कहता है कि मैंने देखा था बहुत पहले मम्मी के साथ समीर को, तो मैंने मम्मी से पूछा था तो मम्मी ने कहा था कि तुम भी पापा की तरह शक कर रहे हो, ये नोटबुक लेने आया था। अगर मैं उसी समय पापा से सब कुछ बता देता तो हम मिलकर कोई समाधान निकाल लिए चुके होते और पापा आज इस दुनिया में ज़िंदा होते। फ़िलहाल वो लोग अभी जेल में हैं और शायद सारी उम्र वो जेल में ही बिताएंगे। दरअसल इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे घर वाले अक्सर हमें अच्छे और बुरे की समझ देते हैं, सलाह देते हैं, समझाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। अगर हम उम्र के उस दहलीज में होते हैं तो हमें वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। लेकिन जब ये बातें सब कुछ घटना हो जाती हैं, जब हम जेल में सड़ रहे होते हैं, हमारे आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं होता है, तो हमें ये बात यकीन होता है, ये बात महसूस होता है कि अगर मैंने उस दिन अपने घर वालों की बात मान ली होती तो शायद आज जिस कंडीशन में हम जी रहे हैं, जहां हम बैठे हैं, वहां तो नहीं होते। फिलहाल इस उम्मीद के साथ आप अपना ख्याल रखिए। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।